प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है पहाड़ियों का जीवन। पहाड़िया लोग, वो जो कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे, इसलिए उन्हें पहाड़िया या पहाड़ी कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया। ये ऐसा क्षेत्र था जो कि बहुत ही खतरनाक था और बाहर से बहुत ही कम लोग यहाँ पर आने का साहस करते थे। लेकिन फ्रांसिस बुकानन जहाँ कहीं भी गया, उसने देखा कि पहाड़िया लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति डरे हुए थे और उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। अगर उनके पास जाने की कोशिश की जाती थी तो वो अपना गांव छोड़कर भाग जाते थे। बुकानन ने अपनी पत्रिका में इनकी दयनीय हालात के बारे में वर्णन किया है और इसके साथ साथ उनकी परंपराओं का भी वर्णन किया है। लेकिन बुकानन के इस विवरण से हमें उन लोगों के इतिहास के बारे में नहीं पता चलता, मतलब कि कैसा उनका जीवन था, कहाँ से आए थे, कैसे उनका जीवन चलता था, उसके बारे में जो लंबा इतिहास होता है उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ उतने क्षण के बारे में पता लगता है जितना कि बुकानन ने उनके साथ बिताया था, और इसके लिए हमें अन्य स्रोतों की भी मदद लेनी पड़ती है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वो हम पढ़ लेते हैं पहाड़ियों के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले है झूम खेती। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे और अपने निर्वाह के लिए झूम खेती करते थे। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि झूम खेती से क्या अभिप्राय है। तो झूम खेती क्या होती थी? वो जंगल के एक छोटे से हिस्से में से झाड़ियों को काट लेते थे और घास फूस को जलाकर ज़मीन को साफ कर लेते थे, और उनके पास कुदाल होती थी। उस कुदाल से वो ज़मीन को थोड़ा सा खुरचकर उसमें बीज डाल देते थे और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से राख की पोटाश का प्रयोग करते थे। इसे झूम खेती कहा जाता था। वो ज्वार, बाजरा और कई प्रकार की दालों का भी उत्पादन करते थे। कुछ वर्षों तक एक स्थान पर कृषि करते थे और उसके पश्चात वो नए क्षेत्रों में चले जाते थे, और कुछ वर्षों के पश्चात फिर से अपनी छोड़ी गई पुरानी ज़मीन पर वापस आ जाते थे, क्योंकि वो ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाती थी। तो अभी आपके जो ये कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं लग रहे हैं, उसकी वजह से इसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। लेकिन जब स्कूल लगे होते हैं तब मैं बच्चों से ये करवाती हूँ। छोटा सा जो हमारा ग्राउंड है पीछे, उसमें एक छोटी सी जगह को पूरे ऐसे जैसे ये झूम खेती करते थे, तो बच्चों से वो करवा के छोटी सी हिस्से को साफ़ करके घास फूस जला के और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों से कुदाल से खुरचवा कर उसमें हम बीज डाल के कृषि करते थे। बच्चों को मैंने पूरा सिखाया, बच्चों ने किया, बड़े खुश हो गए और बार बार वो ध्यान भी रखते थे। रोज़ जा के अपना देखते भी थे कि आज बीज उगाए हैं, पानी देने का, उसमें सफाई करने का, खरपतवार निकालने का, बड़े ही खुशी से काम करते थे। और फिर जब उन्होंने उसमें मेथी उगाई थी और वो बहुत ज़्यादा मेथी और पालक उग गया था, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमने पहली बार ऐसा किया है। तो मैं ये बच्चों से करवाती हूँ झूम खेती। लेकिन अब हम घर में हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए आपसे तो नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, मौका मिला, तो आपको उसको प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये झूम खेती थी जो कि पहाड़िया लोग करते थे। कुछ समय एक स्थान पर करके फिर नए क्षेत्रों में चले जाते थे। फिर उसके बाद है वनों का महत्व। पहाड़िया लोगों के लिए वनों का क्या महत्व था, ठीक है। तो पहाड़िया लोगों के जीवन में वनों का बहुत ज़्यादा महत्व था। वो इमली के पेड़ों के नीचे झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। वनों में शिकार करने के लिए जाते थे और खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे और बेचने के लिए रेशम के कोया और काठ कोयला के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। उनके पशुओं के लिए पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे जो थे वो चारे का काम करते थे।
तो वनों से कितना कुछ उनको प्राप्त होता था, कितने सहायक थे वन उनके लिए, तो इसलिए उनके जीवन में वनों का बहुत अधिक महत्व था। पहाड़िया लोग अपने जीवन में वनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और पूरे प्रदेश की भूमि को अपनी निजी भूमि मानते थे। इसी कारण बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिरोध करते थे और उनको वहां पर आने नहीं देते थे। फिर उसके बाद है पहाड़ियों के मुखिया। पहाड़िया लोग समूहों में रहते थे और हर समूह का एक मुखिया होता था। जो समूह होता था वो उस मुखिया के अधीन होता था। मुखिया को बहुत से काम करने पड़ते थे। सबसे पहले तो वो अपने समूह के लोगों में एकता बनाए रखता था, उनके झगड़े निपटाता था, उनको आपस में एक होकर एकत्रित होकर रहने के लिए प्रेरित करता था। अगर उसके समूह के लोग आपस में झगड़ा करते थे तो उनको समझाकर उनके झगड़ों का निर्णय भी वही करता था। और दूसरे समूह अगर उनके साथ आक्रमण करते थे तो उनका नेतृत्व भी वही करता था। और अगर इन सभी समूहों का मैदानी लोगों के साथ युद्ध होता था तो उस समय भी अपने समूह का नेतृत्व उनका मुखिया ही करता था। तो मुखिया जो था उसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी और वो अपने समूह का मुखिया तब तक बना रहता था जब तक कि समूह के लोग उसके साथ होते थे, उसके विरुद्ध नहीं होते थे, विद्रोह नहीं करते थे या उसको उसके पद से हटा नहीं देते थे। फिर उसके बाद आ जाता है पहाड़ियों के साथ शांति संधि। पहाड़िया लोग पहाड़ों से मैदानी लोगों के ऊपर आक्रमण कर देते थे जहाँ किसान स्थायी खेती के लिए निवास करते थे। पहाड़िया लोग तो पहाड़ों में रहते थे, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, मैदानी लोग थे, वो जहाँ पर कृषि करते थे वहाँ पर वो रहते थे। तो ये पहाड़िया लोग उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। और आक्रमण क्यों करते थे? अकाल के समय में भोजन प्राप्ति के लिए, अपने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए वो इन लोगों के ऊपर आक्रमण करते थे। और इसके साथ साथ कई बार वो मैदानी लोगों को अपनी ताकत दर्शाने के लिए और बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण कर देते थे। उनके आक्रमण से बचने के लिए क्या करते थे? जो जमींदार थे मैदानों के, वो पहाड़ी मुखियों को कुछ वार्षिक खिराज देते थे, कर के रूप में कुछ धनराशि दे देते थे ताकि वो उनके ऊपर आक्रमण ना करे और उनके साथ शांति संधि हो जाती थी, जिससे वो उनको तंग नहीं करते थे। कुछ व्यापारी भी उनको पथ कर देते थे, जिसे टोल टैक्स कहते हैं, ताकि उनके आने जाने के रास्तों पर वो किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना करे और उनको उन रास्तों से जाने की अनुमति दे जहाँ पर कि पहाड़िया लोग रहते थे। और पहाड़िया लोग जो ये पथ कर लेते थे उसके बदले में उनको आश्वासन देते थे कि ना तो उनको लूटा जाएगा और ना ही उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, उनको आसानी से शांतिपूर्वक वहाँ से आने जाने दिया जाएगा। फिर आया अंग्रेजों द्वारा वनों की सफाई। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजों ने वनों की सफाई के काम को प्रोत्साहन दिया, तो उससे जो ये शांति थी वो भंग हो गई। अब अंग्रेज इन क्षेत्रों की सफाई इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि वो कृषि के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। कृषि के विस्तार से अंग्रेजों के भू राजस्व में वृद्धि हो सकती थी और जो उनके पास अतिरिक्त फसलों का उत्पादन होगा उसका वो निर्यात करके अधिक धन कमा सकते थे। अंग्रेज समझते थे कि वन जो है वो उजाड़ हैं और वनवासी असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर हैं। उन पर शासन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको वहाँ से भगाकर यहाँ पर सभ्य लोगों को बसाया जा सकता है और यहाँ पर फसलों का उत्पादन करके अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है। लेकिन इसके परिणाम भयानक निकले। जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होता चला गया, वन और चरागाहें कम हो गई और मजबूर होकर पहाड़ी लोगों ने गांवों पर अपने आक्रमणों को तीव्र कर दिया और लूटमार करना आरंभ कर दिया। पहाड़ियों के प्रति ब्रिटिश नीति, मतलब जो पहाड़िया लोग थे उनके प्रति ब्रिटिशों ने क्या नीति अपनाई? पहाड़ियों द्वारा मैदानी इलाकों में लगातार आक्रमण करने से ब्रिटिश अधिकारी बहुत अधिक परेशान हो चुके थे। उनके द्वारा पहाड़ियों पर नियंत्रण पाने के लिए सभी प्रयास जो थे वो विफल रहे। इसलिए 1770 ईस्वी के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने
पहाड़ियों के प्रति क्रूर नीति अपनाई। उनका पीछा करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इस नीति के अच्छे परिणाम नहीं निकले। मजबूर होकर 1780 ईस्वी के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने पहाड़ियों के साथ मित्रता की नीति अपनाई और इस नीति के अधीन पहाड़ी मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना शुरू कर दिया और इसके बदले में उनके साथ एक शर्त रखी गई कि वे अपने अधीन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखेंगे और लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन अधिकतर मुखियाओं ने अंग्रेजों से वार्षिक भत्ता लेने से इनकार कर दिया और जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने शीघ्र ही अपनी सत्ता खो दी। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने के कारण वो वैतनिक मुखिया कहलाए। पहाड़िया लोगों की आशंका। पहाड़िया लोग अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आशंकित थे। जब से उनकी शांति वार्ता चल रही थी, वो अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए थे। इसलिए जब 1810-11 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा की तो पहाड़िया लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों द्वारा उनके प्रति अपनाई गई क्रूरता की नीति को अभी तक भुला नहीं पाए थे। तो इसलिए वो उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि अंग्रेज़ों द्वारा उनके प्रदेशों में की जाने वाली घुसपैठ का क्या परिणाम होता है, इसलिए वो उनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ उनके भू क्षेत्र को, उनके वनों को उनसे छीन लेंगे और उनकी जो पहाड़िया जीवन शैली है उसको वो नष्ट कर देंगे। तो इसलिए वो उनके प्रति आशंकित रहते थे और उनके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर संथालों का आगमन। 1800 ईस्वी के आसपास संथाल लोगों का आगमन हुआ, जो कि पहाड़िया लोगों के लिए एक नया खतरा साबित हुआ। संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और उन्होंने वहाँ से वनों का भी सफाया कर दिया था और उस भूमि पर उन्होंने कृषि करनी आरंभ कर दी थी। वो चावल और कपास फसलों का उत्पादन करते थे। संथालों के द्वारा पहाड़ियों के क्षेत्र में घुसने के कारण पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों के भीतरी भागों की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी कृषि के लिए झूम खेती करते थे और कुदाल का प्रयोग करते थे, लेकिन संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। इसलिए दोनों के मध्य एक लंबी लड़ाई या संघर्ष चला, जिसे पहाड़िया और संथालों के मध्य के अलावा कुदाल और हल के मध्य लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और कुदाल और हल के मध्य लड़ाई से क्या अभिप्राय था कि कुदाल पहाड़िया लोगों का कृषि करने का शस्त्र था और हल के द्वारा संथाल लोग करते थे, तो उनके बीच में जो लड़ाई उसे कुदाल और हल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था पहाड़िया लोगों का जीवन, जो कि राजमहल की पहाड़ियों पे रहते थे और वहाँ पर अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन संथालों के आ जाने से उनको वहाँ से आगे की तरफ जाना पड़ा और उनको कई कष्टों का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।